एसएस में चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ना यहाँ पे चैप्टर जो टाइटल दिया गया है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ये दोनों ही टॉपिक आपको आगे 11th एंड 12th कॉमर्स में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे, बट एट दिस लेवल आपको काफ़ी ब्रीफिंग इसके बारे में दिया गया है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या है एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है। अगर टेक्निकली देखें तो तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एक लिबरलाइजेशन है, सेकंड ग्लोबलाइजेशन है और तीसरा प्राइवेटाइजेशन है जो चैप्टर के अंदर दिया गया है। नाउ इकोनॉमिक हमें पता है जो पैसों से टर्म रिलेट करता है वो रहता है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमी को लिबरल करने का मीनिंग होता है थोड़ा इजी करना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कैसा कहा जाता है कि चेकिंग लिबरल है या तो चेकिंग स्ट्रिक्ट है। अब लिबरल और स्ट्रिक्ट दोनों अपोजिट वर्ड्स होते हैं। अब पैसों की पॉलिसी को जब गवर्नमेंट लिबरल कर देती है, थोड़ा इजी कर देती है, उस पॉलिसी को कहा गया लिबरलाइजेशन। अब डिटेल में समझेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, कि इजी कैसे किया। जब इजी नहीं था दैट मीन्स जब स्ट्रिक्ट थी पॉलिसी तो कैसे कैसे स्ट्रिक्टनेस वगैरह गवर्नमेंट फॉलो करती थी उसके बारे में है। और जब लिबरल कर दिया, इजी कर दिया, तब क्या चेंजेस आए हमारे इंडिया में वो देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे टॉपिक है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल का मीनिंग होता है, ग्लोब का मीनिंग होता है पूरी दुनिया, अर्थ जिसको हम कहते हैं। अब इंडिया के लिए इंडियन कंट्री के लिए पूरे वर्ल्ड के जब रास्ते ओपन कर दिए उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। जैसे इंडिया पहले कभी भी फ्रीली किसी के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकता था। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता कुछ भी तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थे। लेकिन गवर्नमेंट ने जब से ग्लोबलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन दैट इज़ कोई भी कंट्री के साथ हम बिज़नेस कर सकते हैं। अगर इंडियन कंपनी चाहे तो बाहर के नेशन में भी जाके अपना बिज़नेस कर सकती है और बाहर की कंट्री इंडिया में भी आके अपना बिजनेस कर सकती है। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। नाउ बिगिन करते हैं चैप्टर। व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947 आवर गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पाथ ऑफ प्लानिंग टू अचीव स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसों का डेवलपमेंट काफ़ी स्पीडी वे में करेंगे। अब स्पीडी वे में करने के लिए बहुत कुछ प्लान करना पड़ेगा। इट टुक ओवर द चार्ज ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग 5 ईयर प्लान्स। अब जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो 5 साल के लिए बनती है, और जब भी 5 साल के लिए कोई गवर्नमेंट बनेगी तो वो प्लानिंग करती है कि इन आने वाले 5 सालों में वो कैसे डेवलपमेंट करेगी। आज की डेट में इंडिया कहाँ खड़ा है, आने वाले 5 साल में इंडिया कहाँ पहुँच जाएगा, कैसे वर्ल्ड के साथ हमें कॉम्पीट करना है, कैसे हमें हमारे नेशन में डेवलपमेंट करना है, पॉवर्टी कम करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है। ये सारी जो चीज़ें होती है ये 5 ईयर प्लान में डिसाइड की जाती है। वन आफ्टर द अदर एक एक करके ये सारी पॉलिसीज़ पे डिसीजन लिए जाते हैं। अब कैसे कैसी चीज़ें अनाउंस होती है 5 सालों के लिए, तो सबसे पहला है मॉनिटरी पॉलिसी देखी जाती है। मॉनिटरी पॉलिसी होती है मनी को लेके जो पॉलिसी होती है। मॉनिटरी पॉलिसी मतलब आपके नेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, या तो फिर अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो, एफडी वगैरह करते हो, या तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सारी जो इंटरेस्ट रेट जब डिसाइड किए जाते हैं उसे हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी कैसी होगी, गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है। सेकंड थिंग, वो डिसाइड करती है इंडिया की फिस्कल पॉलिसी। ध्यान से सुनना, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। जब गवर्नमेंट चलती है तो उसे पैसा चाहिए होता है चलने के लिए। गवर्नमेंट के पास पैसा आता है रेवेन्यू से, टैक्स कलेक्शन से। तो कहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ों पे कितना टैक्स रखना है, उसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। इसके अलावा टैक्स आने के बाद कौन कौन सी चीज़ों पे खर्चा करना है, कहाँ पे रोड बनाना है, कहाँ पे घर बनाना है, कहाँ पे हॉस्पिटल स्कूल वगैरह तैयार करना है, तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों का एक्सपेंडिचर भी करती है। तो कहाँ से कलेक्शन आएगा, कहाँ पे खर्चा करना है, उस पॉलिसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर सकती है। और तीसरा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी है बिन अनाउंस। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रहती है गवर्नमेंट की कि कितनी इंडस्ट्रीज़ हम गवर्नमेंट चलाएंगे और कितनी प्राइवेट चलाएंगे।
कितने हद तक हमें ये इंडस्ट्रीज़ को एक्सपांड करना है, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अनाउंस्ड होती है. ऑल्दो मैनी ऑफ दीज प्लान्स वर completed, सक्सेस वॉज नॉट अटेंड इन अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस. गवर्नमेंट ने काफ़ी सालों से, इंडिपेंडेंट के बाद काफ़ी सालों से ये पॉलिसी के ऊपर बहुत काम किया, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेकिन ट्रू सेंस में इंडिया को डेवलपमेंट नहीं मिला. हेयर बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटेड द कॉजेस फॉर फेलियर्स. अब गवर्नमेंट ने इस फेलियर के कॉजेस होते हैं रीजंस को इन्वेस्टिगेट किया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया कि क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्यों हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज़ है फिर भी इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों हमारे यहाँ पे टैक्सेस भी इतने आ रहे हैं, हम खर्चा भी कर रहे तो भी इंडिया आगे इम्प्रूव नहीं कर रहा. एंड डिटरमाइन टू गिव द न्यू फॉर्म टू डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी. जब गवर्नमेंट ने देखा कि हम इतनी चीज़ों के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक में कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ अनाउंस की. पॉलिसीज़ होते हैं नए नए चेंजेस अनाउंस किए इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द एरर्स डन इन द पास्ट में जो भी गलतियां हो गई है, जो भी एरर्स हुए, अब उन्हें हमें रेक्टिफाई करना है. रेक्टिफाई करना होता है करेक्ट करना, उसे सही करना. अब गवर्नमेंट अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है, करेक्ट करना चाहती है, अब डेवलपमेंट को एक नया मोड़ देना चाहती है, एक नया फेज़ देना चाहती है. और उसी के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेके आई. कब? 1991 में. अब क्या वो पॉलिसी से हम स्टार्ट करते हैं. इन दैट रिगार्ड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, ये 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इस 1991 के बाद काफ़ी चेंजेस आए थे इंडिया के स्ट्रक्चर में. इंडिया इकोनॉमिकली बहुत डेवलप किया 91 के बाद. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने चेंजेस किया. अब ये चेंजेस क्या है वो देखते हैं. सच इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं चेंजेस, वर इम्प्लीमेंटेड विच कुड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये चेंजेस की वजह से ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो पाया, स्ट्रेंथन हो पाया. अब ये पॉलिसी का नाम है लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड ग्लोबलाइजेशन. इसको शॉर्ट में हम एलपीजी पॉलिसी कहते हैं. एलपीजी यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ये एलपीजी पॉलिसी जो थी, इस पॉलिसी की वजह से इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट किया आफ्टर 91. अब वन बाय वन ये तीनों पॉलिसीज़ के ऊपर ये चैप्टर पूरा बेस्ड है. आज हम लिबरलाइजेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट हम इंडियन कंपनीज़ के साथ लिबरल क्यों हुई. लिबरल मतलब काफ़ी इजी वे में क्यों इंडियन कंपनीज़ को परमिशन देना शुरू किया, क्या रीज़न था, अब वो देखते हैं. तो सबसे पहले बिगिन करते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस, ग्रेजुअली का होता है स्लोली, धीरे धीरे. गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स imposed on the private sector and encourages economic development. 91 से पहले ज़्यादातर कंपनीज़ गवर्नमेंट की ही थी. गवर्नमेंट ने काफ़ी कंपनीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रखे थे. यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होते हैं पाबंदी रखना या तो फिर कुछ यहाँ पे बैन करके रखना. काफ़ी कंट्रोल्स रखती थी, काफ़ी चीज़ों पे गवर्नमेंट प्राइवेट को एंटर होने नहीं देती थी, सिर्फ गवर्नमेंट ही अपना रूल चलाती. दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. जब गवर्नमेंट ने अपने रिस्ट्रिक्शन को रिड्यूस किया, अपने कंट्रोल्स को कम किया, प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज किया, प्राइवेट कंपनीज़ को बोला कि आप भी अब हमारे साथ न्यू कंपनी सेटअप कर सकते हो, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो. इस डेवलपमेंट को, इस डिसीजन को बोला गया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. दैट मीन्स जो चीज़ें पहले सिर्फ गवर्नमेंट चलाती थी अब प्राइवेट कंपनीज़ भी चला पाएगी. Main economic reforms related to liberalization which were made in the earlier period were as follow. Now 91 में लिबरलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया था वो ये 4 पॉइंट्स है जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 91 में डिसीजंस लिए थे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिसीजन लिया था, देयर वाज अ रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज़. शुरुआत में 91 में गवर्नमेंट ने 18 इंडस्ट्रीज़ पे रिजर्वेशन रखा. दैट मीन्स 18 ऐसी इंडस्ट्रीज़ होगी जो गवर्नमेंट चलाएगी. उन 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट भी चला सकता है. फॉर द इंडस्ट्रीज़ अदर देन दैम मतलब ये 18 को छोड़ के
कंपल्शन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड मतलब कैंसिल कर देना। गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे कंपलसरी नहीं रखा, ये 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बोला प्राइवेट के ऊपर अब हम एलिमिनेट कर रहे हैं पॉलिसीज़, मतलब हम कैंसिल कर रहे हैं। उन्हें जो भी इंडस्ट्री ओपन करनी है कर सकते हैं, जो भी फैक्ट्री जहाँ पे भी करनी हो, जितना प्रोडक्शन करना हो अब प्राइवेट कंपनीज कर सकती है। लेकिन ये 18 इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी जो गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं ली? वो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, जैसे रेलवे था या तो डिफेंस वगैरह था, एटॉमिक एनर्जी थी। ऐसे 18 सेक्टर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें प्राइवेट को दे दी। सेकेंड, एरियाज अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस वर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे रेलवे नहीं दिया था, एटॉमिक एनर्जी को नहीं दिया, डिफेंस जैसे मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें प्राइवेट को परमिट कर दी। थर्ड, ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वॉज कैंसल्ड। पहले इंडस्ट्री चालू करने के लिए, फैक्ट्री ओपन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता था, और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में 4 से 5 साल निकल जाते थे। दैट मीन्स अगर किसी को फैक्ट्री ओपन करनी है और उसके लिए कुछ पेपर वर्क करना है तो 4 to 5 ईयर्स के लिए वेट करना पड़ता था। लेकिन अब वो सारे रजिस्ट्रेशन की जो मेथड्स होती है वो बिल्कुल ईजी कर दी, बिल्कुल कम कर दिया है, और काफ़ी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो कैंसिल कर दी गई है। देन फोर्थ, provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazardous for environment was cancelled। गवर्नमेंट ने अब ऐसी परमिशन दी, आप कहीं पे भी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो, लेकिन ऐसी फैक्ट्री जो पॉल्यूशन नहीं करती। अब पॉल्यूशन नहीं करती मतलब जैसे कोई खाने पीने फूड पैकेटिंग की है, या तो घर पे कुछ प्रोडक्ट बना के हम बेच सकते हैं, फर्नीचर बना के बेच सकते हैं। ऐसे कोई भी इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन नहीं करती हो, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, उसके ऊपर आपको कोई परमिशन लेने की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कहीं पे भी उसको स्टार्ट कर सकते हो। पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, बहुत लंबा प्रोसीजर था, लेकिन अब वो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। तो ये प्रोसीजर को गवर्नमेंट ने काफ़ी ईजी कर दिया, स्मूथ कर दिया, और इसी स्मूथनेस को, इसी ईजीनेस को कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब गवर्नमेंट ने इसको लिबरलाइज़ किया तो इसके कुछ फ़ायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए। तो क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। अब गवर्नमेंट ने जब लिबरलाइजेशन किया, ईजी किया, परमिशन दिया कि आप प्राइवेट लोग भी एंटर हो सकते हो, तो इसके क्या बेनिफिट्स हुए पहले वो देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, private sector has got an opportunity to make unconstrained development which led to increase in production। जैसे ही प्राइवेट को लिबरलाइजेशन की परमिशन मिली, फ्री स्मूथनेस की परमिशन मिली, तो वो लोग अनकॉन्स्ट्रेंड मैनर में, अनकॉन्स्ट्रेंड होता है बिना रुकावट, अनकॉन्स्टेंट होता है बिना किसी रुकावट, बिना प्रॉब्लम के वो डेवलपमेंट करने लगे और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने लगे। क्योंकि पहले फैक्ट्री ओपन करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर था, प्रोडक्शन करने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन वो सारे रेस्ट्रिक्शन अब गवर्नमेंट ने हटा दिए, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर अब बिना रुकावट के प्रोडक्शन कर सकता था। सेकेंड एडवांटेज, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पीटस। जब लिबरलाइजेशन मिला, प्रोडक्शन बढ़ गया, काफ़ी हद तक यहाँ पे हम काफ़ी प्रोडक्ट बनाने लगे थे, तो प्रोडक्ट जितना बढ़ता जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारे लिए ग्लोबल ट्रेड का रास्ता खुल गया। ग्लोबल ट्रेड क्या हो गया, हम अब अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने लगे थे, वो हमारे लिए इम्पीटस हो गया। इम्पीटस होता है बूस्ट, बढ़ जाना, इंक्रीज़ हो जाना। हमारे पास एक्सपोर्ट के भी काफ़ी ऑर्डर्स आने लगे, एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द ग्लोबल ट्रेड, और धीरे धीरे हमारा ग्लोबल ट्रेड बढ़ता गया, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस बहुत आगे से बढ़ा। देन थर्ड एडवांटेज है लिबरलाइजेशन का, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम फॉरेन ट्रेड करेंगे, अपना सामान बाहर भेजेंगे, तो हमें पेमेंट जो है वो डॉलर्स में मिलेगा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज तो हमें रुपीज़ में पेमेंट नहीं करेगी, डॉलर्स में करेगी। अब डॉलर्स इंडिया में फ़्लो होने लगे, यहाँ पे आने लगे, और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया। दैट मीन्स गवर्नमेंट को जो डॉलर्स चाहिए थे अपना कर्जा चुकाने के लिए, वो कर्जा चुकाने के लिए जो डॉलर्स चाहिए, वो सारी चीज़ें अब इंडिया को मिलने लगी।
नो, फॉरेन एक्सचेंज जैसे बढ़ने लगा गवर्नमेंट के पास, तो उनके जो पुराना कर्जा था दूसरी कंट्री से जो लोन ली रखी थी गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट अब इजीली लोन चुका सकती है। देन फोर्थ बेनिफिट है इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से काफ़ी प्राइवेट कंपनीज ओपन होने लगी, और प्राइवेट कंपनी ओपन होने के साथ साथ हमारा इंटरनल अंदर ही अंदर इंडिया में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बढ़ी। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी क्या होती है? रोड का कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, हमारा बैंकिंग बढ़ गया, इंश्योरेंस बढ़ गया, क्योंकि जितना बिजनेस बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अच्छे रोड्स चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए। यहाँ पे इवन रेलवे वगैरह है, लोग भी वहाँ पे आते जाएंगे, लोगों का डेवलपमेंट हुआ, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना शुरू हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। लेकिन इसी लिबरलाइजेशन के कुछ 4 डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है वो 4 डिसएडवांटेज, देख लेते हैं। सबसे पहला, इंस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन तो हटा दिए, लेकिन मोनोपोली बढ़ती चली गई। मोनोपोली कुड नॉट बी चेक। मोनोपोली क्या होता है? मोनो का मीनिंग होता है सिंगल। आपने जैसे मैथ्स में पढ़ा होगा मोनो, डाई, ट्राई, यहाँ पे टेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो मोनोपोली का मीनिंग होता है सिंगल। जब कोई चीज़ एक अकेला ही कंपनी बनाता हो उसे कहते हैं मोनोपोली। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा पेप्सी या थम्सअप। पेप्सी, थम्सअप, कोक जैसा टेस्ट आपको कोई भी लोकल ब्रांड में क्यों नहीं मिलता? बिकॉज उन लोगों की मोनोपोली है, वो अकेले ही वो चीज़ को बनाते हैं, और अपनी रेसिपी को उन्होंने पैटेंट करवाया है, ट्रेडमार्क लेके रखा है कि हमारे सिवा इस रेसिपी को कोई चुराएगा नहीं। जैसे इवन मैकडी भी है, मैकडी है, डोमिनोज़ है, उनका जैसा टेस्ट और कहीं क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ये लोग मोनोपोली करते हैं। मोनोपोली मतलब उनके अलावा कोई नहीं बनाएगा। अगर उनके अलावा वो प्रोडक्ट कोई और नहीं बनाएगा, तो सीधी सी बात है वो प्रोडक्ट बहुत महंगा बिकेगा, बहुत ही एक्सपेंसिव बिकने वाला है वो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन का पहला डिसएडवांटेज क्या था? मोनोपोली बढ़ी। मतलब काफ़ी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने अपना कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बनाया और उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया कि हमारे अलावा ये चीज़ और कोई नहीं बनाएगा। अब इसका उल्टा असर होगा पब्लिक पे, क्योंकि पब्लिक को उसके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। देन सेकंड डिसएडवांटेज है, एज फोकस हैज़ ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, India has remained backward in development in agriculture field. इंडिया ऑलमोस्ट एग्रेरियन कंट्री है। इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, जबकि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया इंडस्ट्रीज़ के पीछे, प्राइवेट को दे दिया, प्राइवेट को बोला इंडस्ट्रीज़ ओपन करो, फैक्ट्रीज़ ओपन करो। अब इतना जब इंडस्ट्रीज़ ओपन होती जाएगी, जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ तो क्या थी? एग्रीकल्चर थी। तो हमने अपनी स्ट्रेंथ को ही ध्यान नहीं दिया, तो हम एग्रीकल्चर में और ज़्यादा बैकवर्ड चले बनते गए। हमने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। देन थर्ड हमारा डिसएडवांटेज है लिबरलाइजेशन का, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी होता है इनइक्वालिटी। कैसे इनइक्वालिटी? तो जो लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, उनके पास इनकम बढ़ती चली गई, लेकिन जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं या तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि जो प्राइमरी सेक्टर पे लोग डिपेंड करते हैं, उन लोगों की इनकम कम होती गई, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर में थे उन लोगों की इनकम बढ़ती चली गई। तो इंडिया में काफ़ी सारा इनकम इनइक्वालिटी देखी गई जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। और लास्ट इसका डिसएडवांटेज है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट। अब लिबरलाइजेशन में हमको ये भी परमिशन थी कि हम माल बेच भी सकते हैं बाहर, और बाहर से मंगवा भी सकते हैं। जब हम सामान को बाहर सेल करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, लेकिन बाहर से जब मंगवाते हैं उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं। अब हमारे इम्पोर्ट भी बढ़ते गए, हम बहुत कुछ बाहर से मंगवाते थे, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट कम था। हम मंगवाते ज़्यादा थे और बेचते कम थे फॉरेन कंट्री में। इस वजह से हमारा फॉरेन डेट बढ़ गया था। डेट का मीनिंग होता है कर्जा। फॉरेन डेट मतलब फॉरेन कर्जा हमारा बढ़ता गया। जैसे मान लेते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $10,000 की चीज़ें, लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं $15,000 की चीज़ें। $15,000 का इंपोर्ट मतलब सामान मंगवाया और $10,000 का सामान सेल किया। अब हमें $5,000 का क्या चढ़ेगा? कर्जा चढ़ेगा, क्योंकि $15,000 तो इंपोर्ट में है और $10,000 एक्सपोर्ट में।
एक्सपोर्ट किया तो आपको $10,000 मिलेंगे, और वही $10,000 आप क्या करोगे, जो आपने इंपोर्ट किया था उसमें पे करोगे। लेकिन अभी तक आपके पास $5,000 का शॉर्टेज है, कमी है। अब जितने डॉलर्स की कमी होती जाएगी मतलब आपका कर्जा बढ़ता जाएगा। ये कर्जा क्यों बढ़ा? लिबरलाइजेशन की वजह से। तो लिबरलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स भी है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। नाउ लिबरलाइजेशन का मीनिंग एज वेल एज उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको लर्न करने हैं, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज का टॉपिक एंड करते हैं। कल हम सेकंड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।